बच्चों, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा आज फिर से एक बार राजनीति विज्ञान की जो पिछली कक्षा हुई थी कार्यपालिका पार्ट 2 उसी का आगे का भाग जो है पार्ट 3 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की चर्चा आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आगे इसको हम लोग शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग जो विभिन्न प्रावधान हैं संविधान में, विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत उसके तहत जो है उपराष्ट्रपति को कौन कौन सी सुविधाएं हैं, उनकी अर्हता क्या है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, इन सब बातों का जिक्र करेंगे। उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था है हमारे के यहाँ, उस मंत्रिपरिषद के आलोक में कौन कौन से प्रोविज़न हैं हमारे के यहाँ, और मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था जो है उसकी कार्य प्रणाली, उसके पावर, उसकी शक्तियों का जिक्र करेंगे। साथ में हम लोग उपराष्ट्रपति, भारतीय उपराष्ट्रपति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो हैं उनका कंपैरिजन भी करेंगे, ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आगे पाठ की। और यहाँ पर जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, एक उपराष्ट्रपति की तस्वीर लगाई गई है और दूसरी तरफ जो है एक अभी हाल ही जो मंत्रिपरिषद में संशोधन हुआ है, बदलाव जो हुआ है, उसकी एक तस्वीर लगा करके आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कार्यपालिका जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, वो किस तरह से हम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट लाएंगे कि कौन कौन से जो वर्तमान में भी कार्य कर रही है सरकार, उसमें कौन कौन लोग जो हैं इस पद पे आसीन हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब चलेंगे अनुच्छेद 22 जो है अध्ययन करेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई है। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि अनुच्छेद 63 की जिक्र की गई है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कौन कौन से कार्य करेंगे वह आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, क्या होगा? पदेन सभापति होगा। एक चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का सभापति कहलाता है। ठीक है ना? तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति ही होते हैं और उनको यह अधिकार जो है अनुच्छेद 64 देता है। इसके तहत यह भी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह उनके सारे कार्यों का निर्वहन करते हैं और एज ए राज्यसभा के सभापति होने के नाते वह उसी प्रकार कार्य करता है जैसे लोकसभा के अध्यक्ष जो अपने सदन में कार्य करते हैं और जो उनको शक्तियां प्राप्त होती है, सेम उसी प्रकार की शक्तियां राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अनुच्छेद 65 की चर्चा की गई है और 65 में यहाँ देखिए आपको जो है साइड में एक तस्वीर लगा करके दिखाया गया है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को जो है यहाँ पर जब पद रिक्त हो जाता है तो उसके जगह पर कैसे कार्य किया जाता है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो वह उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनके सारे कार्यों का निर्वहन करते हैं, चाहे राष्ट्रपति किसी कारण से पद रिक्त हो जाए, चाहे वह उनकी डेथ हो जाए, चाहे उनका रिजिग्नेशन हो जाए, चाहे उनको किसी कारण से हटा दिया गया हो, उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके सारे कार्यों का निर्वहन करते हैं और इस दरमियान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कभी कार्य नहीं कर रहे होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तब वह उपराष्ट्रपति के रूप में एक साथ दो पद वह धारण नहीं कर सकते हैं, ऐसा संवैधानिक प्रोविजन है। ठीक है, और जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उनको सारी शक्तियां, उपलब्धियां, जो वेतन भत्ते होते हैं वह सारे राष्ट्रपति का ही देय होता है। ठीक है, और वह राष्ट्रपति कब तक बने रह सकते हैं, राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य कर सकते हैं, तो अधिकतम हमारे के यहाँ जो प्रोविजंस है वह 6 माह तक जो है इस प्रकार कार्य किया जा सकता है। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं अनुच्छेद 66 की। ठीक है, तो अनुच्छेद 66 क्या कहता है कि अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है हमारे, उसका निर्वाचन किस प्रकार होगा। ठीक है, तो निर्वाचन के संबंध में जब हम लोग पार्ट 2 पढ़े थे, राष्ट्रपति का इलेक्शंस के बारे में पढ़े थे, तो एक शब्द हम आपको सिखाए थे, वह था निर्वाचित।
इलेक्टेड, उस शब्द को हम बोले थे कि इसको आप पकड़ के रखेंगे। जहां भी आपको यह लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है तो इलेक्टेड वर्ड को अगर आप पकड़ के चलेंगे तो किसी भी ऑप्शन में आपको फंसने की संभावना जो है उसकी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में जो ऑप्शन रहता है ना, निर्वाचित दे करके हमेशा फंसाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में निर्वाचित शब्द की बाध्यता नहीं है। ठीक है, आप यह ध्यान रखेंगे कि निर्वाचित सदस्य के रूप में जो है आपको राष्ट्रपति के ही इलेक्शंस में बाध्यता होती है। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में दोनों सदन के जो है कोई भी सदस्य उसमें भाग ले सकते हैं और दोनों सदन के निर्वाचक मंडल जो गठित होती है वह वही उपराष्ट्रपति का इलेक्शंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वह एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति जो है उसके तहत गुप्त मतदान के जरिए भी इनका इलेक्शंस होता है। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार अब देखते हैं यहाँ पर इलेक्शंस का जो है निर्वाचन किस प्रकार होता है, वह 66 जिक्र कर रहा है, जिसको मैं कहता है कि कौन कौन सी जो है उनकी योग्यताएं होनी चाहिए। उसके तहत क्या कहा गया है, जो आप अगर पिछली कक्षा देखे होंगे तो उसका इसके साथ कंपैरिजन करिएगा और देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें अंतर है। यहाँ पर पहला जो है कि वह भारत का नागरिक है तो होना चाहिए, तो वह राष्ट्रपति के अंतर्गत भी सेम चीज़ें थी। जहाँ तक बात है 35 वर्ष की उम्र पूरी होने की, तो वह भी राष्ट्रपति में सेम था। लेकिन यहाँ पर कहता है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रपति के केस में यह नहीं था। राष्ट्रपति के केस में क्या था कि राष्ट्रपति लोकसभा की सदस्यता निर्वाचित होने की रखता हो तब ये बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकी जो है योग्यता बनने के लिए आवश्यक होता है। साथ ही एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी लाभ का पद जो होता है वह दो चीज एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी विधानमंडल का सदस्य हो या किसी संसद का जो है सदस्य हो तो वह उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे, और अगर बन जाते हैं तो उनके बनने के साथ ही वह सदस्यता जो है वह समाप्त हो जाती है, वह सीट जो है खाली हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं संसद उपराष्ट्रपति की जो पदावधि होती है उनका टर्म जो होता है वह जानने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 67 जो है यह कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। ठीक है, होगा। और वहाँ हम लोग राष्ट्रपति में भी देखे थे कि उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि 5 वर्ष के पहले भी वो हट सकते हैं और 5 वर्ष के बाद तक भी वो कार्य करते रह सकते हैं। किस केस में काम करेंगे, 5 वर्ष के पूर्व जो है वो कैसे हटेंगे, या तो उनको आप स्वयं रिजग्नेशन वह दे दें या उनको हटा दिया जाए, 2 केस में, या उनकी किसी कारण अन्य कारण से भी वो हट सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष से अधिक कैसे काम करेंगे, जब तक यहाँ हमारे के यहाँ प्रोविजन है कि जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो यह कभी संभव हो सकता है कि 5 वर्ष तक अगर इलेक्शन ना हो तो वह उसके बाद भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन यह भी हमारे के यहाँ प्रोविजन है कि खत्म होने से पहले ही, टर्म समाप्त होने से पहले इलेक्शन करा लिया जाता है, और अगर किसी केस में नहीं संभव हो तो 6 माह के पूर्व जो है वह कराने की बाध्यता हमारे के यहाँ है। ठीक है, और जहाँ तक बात है उपराष्ट्रपति को हटाने की, तो यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग लगता था, यहाँ पर महाभियोग नहीं लगता है। संसद के बहुमत के द्वारा राज्यसभा द्वारा जो है उसको 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है और वहाँ बहुमत के द्वारा उसको हटाया जा सकता है और उस पर लोकसभा की स्वीकृति भी आवश्यक होती है, तब वह जो है उपराष्ट्रपति अपने पद से हटाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 68 की। यह कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, अभी हम पहले भी बताए आपको कि उनका कार्यकाल जो होता है वह 5 साल का होता है और कार्यकाल समाप्ति के पूर्व ही इलेक्शन कराने की बाध्यता होती है। लेकिन किसी केस में अगर ऐसा होता है तो 6 माह से अधिक वह ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उसके पहले ही उसका इलेक्शंस कराने की अनिवार्यता होती है, जो यह अनुच्छेद आपको कह रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए वह कहता है कि अगर मान लिया जाए कि बीच में ही उपराष्ट्रपति जो है डेथ कर जाते हैं या किसी कारण से उनका पद रिक्त हो जाता है, तो वैसी स्थिति में जो री इलेक्शंस होते हैं तो वो जो व्यक्ति होगा वह शेष टर्म के लिए कार्य नहीं करेगा, बल्कि पूरा जो है अपना टर्म 5 साल का उस पद के लिए, उस समय के लिए कार्य करता है। ठीक है,
अब बात करते हैं अनुच्छेद 69 की। ठीक है, अनुच्छेद 69 में जो है वह उपराष्ट्रपति का शपथ की बात की गई है कि वह किस प्रकार से शपथ लेंगे। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर के माध्यम से आपको स्पष्ट कराया जा रहा है कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति जो है शपथ दिला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है वो बात, और वह आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाया भी जा रहा है ताकि आपको दिमाग में यह बातें स्पष्ट हो जाए कि राष्ट्रपति जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और यह उपराष्ट्रपति जो है अगर अपना रिजिग्नेशन देते हैं तो इनको ही जो है अपने संबोधित करते हुए देते हैं कि हम अपने पद से रिजिग्नेशन देना चाहते हैं। ठीक है, और जब वो शपथ लेते हैं तो उनका जो फॉर्मेट होता है वह इस प्रकार का फॉर्मेट है जो आपको दिख पा रहा होगा कि मैं यहाँ पर अपना नाम लेते हैं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका फॉर्मेट और राष्ट्रपति के फॉर्मेट में आप देख पाए होंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हाँ दोनों यह कहते हैं कि हम संविधान की जो व्यवस्था है उसके तहत कार्य करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 70 की बात आई है। अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अगर कोई कार्य की आकस्मिकता आ जाए तो राष्ट्रपति को जो है जो शक्तियां प्राप्त होती है वह शक्तियां जो है उपराष्ट्रपति को संसद दे सकता है। और पिछली कक्षा में जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है बताने के क्रम में मैं उपराष्ट्रपति कहने की जगह पर राष्ट्रपति कह गया था, तो उसको आप यहाँ तक संशोधित कर लेंगे अपनी नोट्स में। ठीक है, उसके बाद आती है बात 71 की। तो 71 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस के संबंध में किसी प्रकार की कोई शंका हो जाए या कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा जो है वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, तो ये कुछ अनुच्छेदों के माध्यम से जो है आपको उपराष्ट्रपति की बातें बताई गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं, वह उनके कौन कौन से अधिकार हैं। बहुत ही संक्षिप्त इनका जो है कार्य होता है, और जो उसकी मैं यह चर्चा करते हुए आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के रूप में वह कार्य करने की जो उपराष्ट्रपति की शक्ति होती है वह बहुत बड़ी शक्ति होती है, और उपराष्ट्रपति के नाते भी जो है उनको कई सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यहाँ पर एक शब्द आपको समझने में हो सकता है परेशानी हो रही होगी कि पदेन कहने का क्या मतलब होता है, तो यह आप जान लें कि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, जैसे ही कोई उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो ऑटोमेटिकली वह पद जो है राज्यसभा के सभापति के नाम से जाना जाता है। उस पद को सुशोभित करने वाले जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, वह ऐसा नहीं है कि वह उनका चुनने के लिए चुना जाएगा तब वो बनेंगे। जब वो उपराष्ट्रपति बन गए तो वह ऑटोमेटिकली जो है राज्यसभा के सभापति भी बनते हैं। ठीक है, और अध्यक्षता करने की जहां तक बात है, यह पहले भी मैं बताया हूं कि जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष जो है अधिकार होता है अध्यक्षता करने का, सदन में जो उनका अधिकार होता है, सेम अधिकार जो है वह राज्यसभा में सभापति का भी होता है। वहां पर किसी सदस्य को बोलने से पहले वहां उनकी परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, वहां कोई पेश होता है विधेयक तो उनकी आवश्यकता होती है। तो उस माध्यम से भी जो है उनको उपराष्ट्रपति को कई सारे इंपॉर्टेंट कार्य करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज और लिखा गया है कि वैसे तो सामान्य स्थिति में राज्यसभा के सदस्य सभापति जो हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जैसे किसी केस में मतदान होता है सदन के अंतर्गत ही, जब कोई विधेयक पास होना होता है तो उस पर बात होती है, या अन्य कई सारे ऐसे हैं जहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस स्थिति में भी जो है मतदान होता है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, सामान्य केस में वह मतदान नहीं करते हैं, लेकिन जब वोट जो है बराबर हो जाए दोनों पक्ष का, उस स्थिति में वह निर्णायक मत दे करके जो है किसी पक्ष के तरफ विजय दिलाने का कार्य कर सकते हैं। अर्थात निर्णय करने वाला जो वोट होता है, अंतिम एक वोट जब समान वोट हो जाए तब वह अपना वोट दे सकते हैं, अन्यथा उनको इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर देखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, हमारे के यहाँ जैसे राज्यसभा है उसी प्रकार यूएसए में सीनेट होती है।
ठीक है। सीनेट जैसे यहाँ अस्थाई सदन है राज्यसभा, उसी प्रकार सीनेट जो होती है वहाँ भी उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह ठीक भारतीय राज्यसभा के सभापति के समान ही कार्य करते हैं। यहाँ पर एक आपको समानता और इनके अंतर को भी दर्शाया गया है। यहाँ देखिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो हैं कमला हैरिस और जो है भारतीय उपराष्ट्रपति जो हैं वेंकैया नायडू जी, उनकी तस्वीर लगा करके आपको दिखाया गया है ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। इन दोनों के बीच में समानता क्या है कि जिस प्रकार हमारे के यहाँ सभापति राज्यसभा के अध्यक्षता करते हैं उसी प्रकार सीनेट की अध्यक्षता करते हैं, पहला चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये सारे कार्य करते हैं हमारे के यहाँ, उसी प्रकार अमेरिका में भी यह व्यवस्था है कि अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो वहाँ का उपराष्ट्रपति जो होंगे वह उसके कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वह आप इनके तस्वीर को देख करके भी बहुत सी खुद अंतर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ अंतर चीज़ें जो है वह अभी इसके पीछे जो है समानता की चीज़ें बात की गई और इसके अंतर कुछ अंतर भी है, उस अंतर की हम लोग चर्चा कर लें। तो सबसे पहले जो अंतर होता है इनके बीच में वह देखिए कि भारतीय उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो हैं उनका कार्यकाल 4 साल का होता है। ठीक है, और देखिए कि अगर भारतीय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह अधिकतम कितने समय के लिए काम कर सकते हैं? 6 माह के लिए ही कार्य कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है, वह तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक राष्ट्रपति का टर्म शेष बचा रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों में यह अंतर है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इनका भारतीय उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल द्वारा जो है गठित होती है और उनके द्वारा होता है, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है वह राष्ट्रपति के साथ साथ ही उनका इलेक्शन हो जाता है। हमारे के यहाँ दोनों का इलेक्शन जो होता है अलग अलग होता है और वहाँ पर एक साथ ही हो जाया करता है। ठीक है, और एक अंतर जो है वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो होती हैं वह जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, जबकि भारतीय उपराष्ट्रपति आपको ज्ञात होगा कि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम समझते हैं कि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी और बहुत ही यह रोचक आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो यह पहला जो मेन टॉपिक था आज का उपराष्ट्रपति वह यहीं तक था और इसके बाद जो है हम लोग अब पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है वह मंत्रिपरिषद, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद दूसरी जो कार्यपालिका के बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से अनुच्छेद 74 का जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 74 यह कहता है कि जो हमारी टॉप जो सर्वोच्च कार्यपालिका है उसकी कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी सिफारिश राष्ट्रपति तक पहुंचाएगी और उस सिफारिश पर ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं। ठीक है, और जब शुरू से जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि उनकी सिफारिश जो है मानने की बाध्यता है या नहीं मानने की बाध्यता है, लेकिन जब 42वां संशोधन हुआ 1976 में इंदिरा गांधी के समय में तो उस समय बाध्य कर गया था कि राष्ट्रपति जो होंगे मंत्रिपरिषद के सिफारिश मानने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, लेकिन जब 1978 में 44वां संशोधन हुआ तो उस बाध्यता को समाप्त करते हुए एक बार पुनर्वापसी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद तक दिया गया ताकि वह फिर से जो है मंत्रिपरिषद उस पर विचार करे और अगर मंत्रिपरिषद उसी सिफारिश को बिना संशोधन किए हुए ही अगर राष्ट्रपति के पास भेजती है या उसमें कुछ संशोधन करके भेजती है तो दोनों केस में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने की बाध्यता होती है। तो यहाँ पर यह आप देख पा रहे होंगे कि मंत्रिपरिषद जो है वह किस प्रकार का जो है कार्य करता है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए वह लिखा गया है कि यह जो सिफारिश करने की जो बात होती है, क्या सिफारिश किए या वह सिफारिश मानी गई या नहीं मानी गई, उनको न्यायालय में जो है नहीं लाया जा सकता है कि कौन सी सिफारिश जो है मंत्रिमंडल करी थी, वह आम पब्लिकली उसको नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो यह हमारे संविधान में ही जिक्र किया गया है कि उसको आप न्यायालय में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 की जो अन्य मंत्रियों की बात करता है। अन्य मंत्री में जो होते हैं वह उनकी नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही होता है,
लेकिन उन मंत्रियों की सिफारिश जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, तभी उनकी जो है नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। एक चीज़ और आप देखेंगे, यह प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में मैं देखने को मिलता है कि यह प्रश्न आता है कि कितने मंत्री जो होते हैं वह बनाए जा सकते हैं, तो वह परसेंटेज जो होता है वह अधिकतम 15% ही जो लोग होते हैं उनको मंत्री लोकसभा से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, यह कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो वह 15% ही मंत्री बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत जो है बहुत सी चीज़ें मैं बता दिया हूं कि आपको जो है अन्य उपबंध जो हैं, जैसे आपका दल बदल अधिनियम जो बना उसके तहत दल की बातें मानने के लिए बाध्यता होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है और उनका टर्म वगैरह जो होता है वह निश्चित होता है। इन सब बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, अब कुछ और जो है बेसिक जो चीज़ें हैं वह यहाँ पर आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो होते हैं वह मंत्री कार्य करते हैं। अब प्रसाद पर्यंत यहाँ पर कुछ आप लोग को थोड़ा समझने में अगर परेशानी हो रही हो तो मैं बता दूं, प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब हुआ कि जब तक उनकी इच्छा हो, जब तक उनकी इच्छा हो तब तक वह कार्य करेंगे, और जब उनका लगेगा कि हाँ यह मंत्री जो है वह ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, मनमानी कर रहा है, तो उसी समय उनको हटने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आमतौर पर यह हम लोग भी देखते रहते हैं कि इस मामले में जो होता है वह प्रधानमंत्री का निर्णय जो होता है वह सर्वमान्य होता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को चाहें तो वह उनको हटने के लिए बाध्य कर सकते हैं, और अगर वह मंत्री नहीं हटते हैं तो स्वयं ही रिजर्वेशन दे करके पूरी सरकार को ही वह गिराने का कार्य कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोग क्या देखते हैं कि उनका राष्ट्रपति का जो है वह अधिकार होता है कि वह जब तक चाहे तब तक मंत्री कोई व्यक्ति बना रह सकता है। प्रधानमंत्री स्वयं नहीं हटाते हैं, वह राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे कि अमुक व्यक्ति को जो है, अमुक मंत्री को जो है हटाया जाए, तो वह हट जाएंगे फिर। ठीक है, और एक चीज़ यह देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब सामूहिक रूप से कहने का क्या मतलब होता है कि एक भी व्यक्ति के खिलाफ अगर अविश्वास हो गया तो पूरा का पूरा जो है वह सरकार गिर जाती है। और ऐसी व्यवस्था होने के कारण आप देखते होंगे कि सत्ता पक्ष के जो भी लोग होते हैं वह किसी भी स्थिति में अपने पार्टी के लोगों का कभी बुराई नहीं करते हैं, उनका हमेशा बचाव करते हैं, और उनमें यूनिटी बहुत होती है। वह जो सरकार होती है उसको हर हाल में बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, हाँ यह चीज़ भले देखा जाता है कि विपक्ष की जो टीम होती है वह उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, और संसद का जो पहला घंटा होता है वह क्वेश्चन आवर के रूप में जाना जाता है, और प्रतिदिन जो है 1 घंटा जब शुरुआत होती है किसी सत्र की तो उसमें पहला घंटा जो होता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न पूछने के माध्यम से ही मंत्री उसको जवाब देते हैं। अगर आप लोग लोकसभा और राज्यसभा टीवी अगर देखते होंगे तो उस पर सत्र का जो है लाइव संचालन होता है, और वहाँ से आप बहुत सी चीज़ें जो हैं आप देख करके समझ पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या चीज़ें लिखी हुई है, अगर राष्ट्रपति जो होते हैं उनको नियुक्त करते हैं, उनकी शपथ दिलाने का काम करते हैं, और ये मंत्री जो होते हैं वह पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि हम जो है इस पद पर आपका संविधान के नियमानुसार कार्य करेंगे। ठीक है, और इनको जो है संसद जो भी निश्चित करता है उनको वेतन भत्ता आदि जो सुविधाएं होती है वह देय होता है, और अगर संसद अपना यह नहीं करता है तो संविधान की अनुसूची 2 जो है उसके तहत उनको सारे लाभ देय होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स यहाँ पर जो है डाला गया है, ताकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं डायरेक्ट आपको किसी का कोटेशन उठा के डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि अमुक कोटेशन जो है किसने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट 5-6 हमें लगा है वह आपको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा, जो आप जितना संभव हो सके उसको याद भी करने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर बेजहौट महोदय जो हैं वह कहते हैं कि मंत्रिमंडल जो है
वह प्रशासन के विधायिका और कार्यपालिका को जो है वह जोड़ने का कार्य करता है, दोनों भागों को जो है वह जोड़ता है। मंत्रिमंडल क्या है, विधायिका और कार्यपालिका को दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, मैरियट कहते हैं कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर शासन यंत्र जो है पूरा घूमता है, उसी के चारों तरफ जो है वह घूमते रहता है। ठीक है, उसी प्रकार लॉवेल कहते हैं कि मंत्रिमंडल राजनीतिक मेहराव का बीच वाला पत्थर है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट आपको कोटेशन आ जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि किसने यह बातें कही हैं। ठीक है, उसके बाद रैमजे मेयोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स देते हैं और वो लिखते हैं कि मंत्रिमंडल जो है वह राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील है। अब देखिए ये तुलना जो है राज्य की किससे कर रहे हैं, जहाज से कर रहे हैं, और मंत्रिमंडल की तुलना किससे कर रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील से कर रहे हैं। अर्थात आप क्या समझ पा रहे होंगे, जिस प्रकार एक जहाज का स्टीयरिंग व्हील जो होता है अगर सही दिशा में चले तो अपने लक्ष्य को पहुंचा जा सकता है आसानी से, लेकिन अगर उसकी विपरीत दिशा हो जाए तो वह कभी भी भटक सकता है, वह अपने मार्ग पर सीधा नहीं चल पाएगा। ठीक वही स्थिति जो है मंत्रिमंडल की होती है। अगर मंत्रिमंडल सही से काम कर रहा हो तो स्टेट की गतिविधि ठीक होगी, वहां विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, लेकिन अगर वह ठीक से कार्य नहीं कर रहा हो तो वह उसकी सी वही भटके हुए जहाज की हो जाएगी। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रैमजे मेयोर का कोटेशन है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसी प्रकार ग्लैडस्टोन कहते हैं, मंत्रिमंडल की जो है विशेषता की बात करते हुए कहते हैं कि कैबिनेट जो है वह सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर जो है वह अन्य जो अंग होते हैं वह उसका चक्कर लगाते हैं। बारकर उसी प्रकार कहते हैं कि कैबिनेट जो है नीतियों का चुंबक है। ठीक है, वह क्या है, चुंबक है। ठीक है, एमरी महोदय कहते हैं कि मंत्रिमंडल जो है सरकार का केंद्रीय निदेशक होता है। ठीक है, उसी प्रकार यह भी आप लोग स्वयं से पढ़ लेंगे, इसमें बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज अब नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ विशेषताओं की ओर। मंत्रिमंडलात्मक जो है व्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्लाइड में कि अनुत्तरदायी संवैधानिक प्रधान होता है। अब हमारे के यहाँ जो व्यवस्था है वह राष्ट्रपति कार्यपालिका के हेड होते हैं, तो क्या आप लोग देखें कभी कि वह उत्तर देते हैं आम पब्लिक को कि हाँ यह क्यों हुआ या यह क्यों नहीं हुआ। हम लोग क्या देखते हैं कि जो मंत्री होते हैं वह जवाब देते हैं कि हाँ साहब यह काम हुआ तो क्यों हुआ, और यह काम अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। पहला जो घंटा होता है वह उन्हीं प्रश्नों को जवाब देने के लिए अभी रखा गया है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो होता है दोनों का संबंध जो है इस व्यवस्था में बहुत अच्छा होता है, और उसके पीछे कारण क्या है कि वह एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। कुछ कार्य उनका ऐसा आपको लगेगा कि व्यवस्थापिका का कार्य है लेकिन कार्यपालिका करती हुई दिखेगी, और सेम उस दूसरी स्थिति में जो विधायिका कार्य है वह कार्यपालिका करते हुए दिखेगी। इस प्रकार जो है दोनों में मित्रता या कहिए एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है, जिसके कारण जो है यह चीजें चलती है। ठीक है, उसके बाद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की बात, इसकी चर्चा हम लोग पूर्व में भी कर चुके हैं। राजनीतिक एकता तथा सहचारिता बनती है। एकता होने के पीछे कारण क्या है कि जो लोग होते हैं सत्ता में वह उसका जो है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उसके लिए जो है वह एक दूसरे का बचाव भी करते हैं। जितने भी तरह की समस्याएं होती है वह मिलकर सामना करते हैं, क्योंकि सामूहिक रूप से जो भी जिम्मेवार होगा वह एक व्यक्ति नहीं होगा, वह सारी की सारी व्यवस्था एक बार ही समाप्त हो जाने का डर रहता है। इसके कारण जो है वह सब मिलकर करके कार्य करते हैं, और चूंकि उनके दलगत ऐसी नीति होती है कि उसकी गोपनीयता जो निर्णय होते हैं वह जब तक वह नीति नहीं बन जाती है तब तक वह जो है सारे लोगों को पता नहीं चलता है। वो सारी चीज़ें जो है वह एक गुप्त तरीके से निर्णय ली जाती है, और उस पर जब सार्वजनिक होती है बातें तभी आम लोगों को पता चलता है। तो सारी स्थिति को जो है वह उन लोग अपना नियंत्रित रखते हैं और उस पर कार्य करते हैं, और इन सारे कार्यों को करने का जो है नेतृत्व जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है
है यहाँ पर। अब देखते हैं कि मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं और कौन व्यक्ति जो है मंत्री बन सकता है। ठीक है, हालांकि कुछ चीज़ें मैं पहले भी बताया हूँ कि जो है वह मंत्री कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है और सदन के किसी सदन का जो है कोई भी सदस्य जो है वह मंत्री बन सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा के सदस्य जब आप होंगे तभी मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, मंत्री बनने के लिए यह अनिवार्यता नहीं है। हाँ, आम केसेस में यह देखा जरूर जाता है कि लोकसभा से ही ज़्यादा मंत्री होते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री आप पर बहुत कृपा पात्र हैं, आपको पर बहुत खुश हैं, तो वह कभी भी आपको मंत्री बना सकते हैं। बल्कि आप अगर सदन के सदस्य ना भी हों तो भी आपको बना सकते हैं। 6 माह तो आप रह सकते हैं और 6 माह के बाद इस बीच में अगर आप निर्वाचित हो जाते हैं और अगर निर्वाचित नहीं हो सकते हैं तो आपको प्रधानमंत्री राज्यसभा से मनोनीत भी करा सकते हैं। आप जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन अभी भी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसकी सिफारिश जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। और पूर्व की कक्षा में हम आपको बताए थे कि जो है लोकसभा के 2 सदस्यों का जो मनोनयन होता था वह अब नहीं रह गया है। संविधान के 126वें संशोधन द्वारा 2019 से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये चीज़ें देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब मंत्रियों की जो पदावधि है ये सारी बात मैं बता दिया हूँ, यहाँ पर दोबारा फिर से उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ, यह देखिए यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा फिर से आपको बता देता हूँ कि मंत्री जो होते हैं वह 3 प्रकार के मुख्यतः मंत्री होते हैं। ठीक है, पहला जो होते हैं वह कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरा जो होते हैं वह राज्य मंत्री होते हैं और तीसरा जो होते हैं वह उप मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही तस्वीर फिर से लगाई गई है जो कैबिनेट मंत्री के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। और ये जो मंत्री होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट जो विभाग हैं, जैसे आपका रक्षा हो गया, गृह हो गया, वित्त हो गया, रेल हो गया, विदेश हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इस तरह से बहुत से विभाग हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने देश में। उनके हेड जो होते हैं वह कैबिनेट मंत्री के रूप में माने जाते हैं और इनकी सुविधाएं जो होती है अन्य 2 मंत्रियों से, इनके अधिकार जो होते हैं, कार्य जो होते हैं अन्य दोनों मंत्रियों से ज़्यादा होते हैं और उन पर इनके नियंत्रण में वो दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, और जब कैबिनेट की बैठक होती है तो ये मंत्री ही जो कैबिनेट रैंक जिनको मिला हुआ होता है वही उसमें शामिल होते हैं, ना कि जो राज्य मंत्री होते हैं या उप मंत्री होते हैं वह भी उसमें शामिल होंगे। हाँ, लेकिन जब अगर उनको बुलाया जाए, निमंत्रित किया जाए, तभी वह उसमें भाग लेंगे। ठीक है, अब जहां तक बात है राज्य मंत्री की, तो राज्य मंत्री कौन होते हैं यह आप जान लें कि राज्य मंत्री वे होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए कार्य करते हैं। पहला चीज क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए उनको रखा जाता है कि उस कार्य में आप सहयोग करें, एक चीज। दूसरी चीज, उनको एक स्वतंत्र विभाग भी, स्वतंत्र मंत्रालय भी उनको दिया जा सकता है। दूसरी चीज, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो ये मंत्री होते हैं वह 2 तरह के कार्य करते हैं। पहला तो वह जो है उनको कैबिनेट मंत्री को सहायता करते हैं और दूसरा कि वह जरूरत पड़ने पर उनको स्वतंत्र विभाग भी दिया जा सकता है, बल्कि कई बार उनको राज्य स्वतंत्र मंत्री के रूप में भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तस्वीर लगाई गई है, हालांकि यह अभी जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में कुछ इसमें चेंज हो गए हैं। ठीक है ना, लेकिन पहले यह राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए उप मंत्री जो होते हैं वह उप मंत्री को आप यह जान लें कि इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। ठीक है, वह किसी भी विभाग को, किसी भी मंत्रालय को इनको स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता है। ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता करते हैं उनके कार्यों में। ठीक है, इसके अलावे भी जो है संसदीय सचिव स्तर के भी मंत्री होते हैं, लेकिन यह अभी वर्तमान में इस तरह की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मंत्री आप याद रखेंगे कि पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का डिफरेंस जो है वह समझते हैं। कई मर्तबे जो होता है कि बच्चे जो है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का एक दूसरे
के जगह पर जो है इस्तेमाल करते हैं कि मंत्रिमंडल कह दो या मंत्रिपरिषद कह दो, दोनों जो है एक ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जान लीजिए कि किसी भी हमारे के यहाँ जो व्यवस्था है वह मंत्रिपरिषद जो होता है उसमें 60 से 70 मंत्री तक हो सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लगभग उनकी संख्या जो होती है इतने ही के आसपास मिलेगी आपको, ठीक है। और मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की जहाँ तक बात करें तो वहाँ 15 से 20 लोग जो है आप पाएंगे कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि मंत्रिपरिषद जो होता है वह मंत्रिमंडल का बड़ा भाई है। मंत्रिपरिषद में ही मंत्रिमंडल आता है। अगर हम बात करें कि मंत्रिपरिषद जो है एक यह पूरा भाग है, तो यह जो एक छोटा सा बॉक्स जो आप देख रहे हैं वह मंत्रिमंडल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है इसके तहत जो क्या होता है, इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं और यहाँ पर यह अकेला होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं। और ये मंत्री जो होते हैं वही मंत्री परिषद को जो है नियंत्रित भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कार्य में बैठक में भाग नहीं लेते हैं और यह जो है पूरी बैठक में जो है भाग लिया करते हैं। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर अंतर और दिखाया गया है आपको। अब देखिए कुछ और अंतर है यहाँ पर। ये जो है कागज में यही सारे कार्य करते हैं, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद के नाम से ही आप अभी आपको क्या बताया गया कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, लेकिन उसके कार्य जो होते हैं वह मंत्रिमंडल स्तर पर ले लिए जाते हैं। डिसीजन वहां बन जाता है और उस डिसीजन को जो है मंत्रिपरिषद को अवगत कराया जाता है, उसको पास कराया जाता है और वही डिसीजन को पूरे देश में लागू कराया जाता है। तो आप लोग क्या देखते हैं कि मंत्रिमंडल जो है निर्णय करती है और इसको नाम से करती है और काम जो नाम इसका होता है, काम जो है ये कर रहा होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग और क्या देखते हैं कि इसके कार्यों का जो मंत्रिपरिषद जो कार्य करती है वह उसका निर्णय जो है मंत्रिमंडल ही करती है। तो यही इन दोनों में अंतर है। एक सबसे बड़ा और जो अंतर है वह देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, काफ़ी लंबी बातें यहाँ पर लिखी गई है। वो क्या लिखी हुई है मैं आपको बता देता हूँ संक्षिप्त में। यह लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद जो है यह हमारे के यहाँ संवैधानिक प्रोविजन है। जब हमारा संविधान बना था उसी समय से मंत्रिपरिषद की बात की गई है और इस संबंध में आपको याद होगा कि अनुच्छेद 74-75 की बात की गई है। लेकिन मंत्रिमंडल जो है वह शुरू से नहीं था दोस्तों, ठीक है। वह कब से आया, तो यह जब 44वां संशोधन हुआ उस समय से 352 अनुच्छेद में संशोधन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि जो है मंत्रिपरिषद प्रधान कैबिनेट जो होगा वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करेगा और उसके सहयोग उनकी सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति कार्य करेंगे। तो अगर अभी कभी प्रश्न यह आ जाए कि मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है और मंत्रिमंडल की व्यवस्था कब से शुरू हुई है, तो इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि मंत्रिमंडल जो है 1978 से 44वें संशोधन द्वारा आया और मंत्रिपरिषद जो है वह जब से संविधान हमारा लागू हुआ उसी समय से यह व्यवस्था चली आ रही है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि मंत्रिमंडलात्मक जो व्यवस्था है, मंत्रिमंडल जो कार्य करती है वो कौन कौन तरह के कार्य करती है, उनके क्या क्या अधिकार हैं, कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख दिया हूँ और इसकी चर्चा जो है आगे हम लोग विस्तार से एक एक करके करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नीति निर्धारण संबंधी जो कार्य है वह मंत्रिमंडल करती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉलिसी का एक मैं चित्र लगाया हूँ ताकि आप उसको समझ पाएं। अगर ये पूरी चीज़ आप नहीं भी पढ़ पाएं तो इसको आप देख करके समझ पाएंगे कि जो है पॉलिसी निर्माण करने का कार्य जो है मंत्रिमंडल के द्वारा होता है, ठीक है। कैसे होता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वह साप्ताहिक रूप से या जब भी उनको आवश्यकता हो मिलते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूं जो लिखित रूप में तो अभी नहीं प्रचलन में आता है कि एक किचन कैबिनेट की भी व्यवस्था होती है। वह किचन कैबिनेट जो होता है वो कैबिनेट के अंदर भी मंत्री होते हैं। कैबिनेट तो इंपॉर्टेंट मंत्री होते ही हैं, लेकिन कैबिनेट के अंदर भी एक किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है आज के डेट में, और वो वे मंत्री होते हैं जिनका उठना बैठना
प्रधानमंत्री के साथ बराबर होता है, उनके साथ खाना पीना होता है, उनके साथ हर चीज़ें जब डिस्कस होती है वो ऐसे मंत्री को जो है किचन कैबिनेट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उन मंत्रियों के द्वारा सारे निर्णय लिए जाते हैं कि कौन सी पॉलिसी निर्धारित की जाएगी और अपने देश का जो है विकास किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, प्रशासन संबंधी कार्य जो होता है वह मंत्रिपरिषद के मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही होता है, चाहे आप वह CJI की नियुक्ति मान लीजिए, गवर्नर की नियुक्ति मान लीजिए, कैग की नियुक्ति मान लीजिए, UPSC अध्यक्ष की नियुक्ति मान लीजिए, या और जो भी उनको अधिकार है कार्यपालिका संबंधी, वह सारी सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति करते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको चाहे वह कर दिए। ठीक है, उसके पीछे सिफारिश उनकी होती है तभी वह करते हैं, और यह सिफारिश जो है वह कौन देने का कार्य करता है, तो वह कैबिनेट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कि कार्यपालिका का सर्वोच्च जो होता है वह उस पर नियंत्रण रखता है। स्वाभाविक सी बात है कि नियंत्रण कैसे रखता है। अब राष्ट्रपति को बाध्यता यह हो गई है मोटा मोटी कि एक बार के बाद वह दोबारा जो है उस चीज़ को नहीं लौटा सकता है, तो जो निर्णय यहाँ से करके दिया जाता है उसको कार्य करने की बाध्यता होती है। और कभी कभी इसी कारण से कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है केवल थंब इम्प्रेशन के समान ही जो है वह कार्य करता है, रबर स्टैंप की जैसी भांति वह कार्य करता है। ठीक है, तो मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की जो है एक दूसरा कार्य यहाँ पर जो दिखाया गया है विधायिका संबंधी कार्य। कोई भी जो है विधेयक अधिनियम तब तक नहीं बनता जब तक उस पर मंत्रिमंडल की सिफारिश जो है वह उसके द्वारा पास ना हो जाए, क्योंकि वह विधेयक जो होता है दोनों सदनों से पास कराना अनिवार्य होता है, तभी वह अधिनियम बनता है और अंत में उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना होता है। तो इन सब कार्यों में जो है मंत्रिमंडल जो होता है वह बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। विधेयक पेश होने से लेकर के उसको पास कराने तक की जो है जिम्मेदारी वह बखूबी निभाता है। ठीक है, विदेशों से संबंध बनाने की जहाँ तक बात है तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और राष्ट्रपति के नाम से जो सारे कार्य होते हैं उनके पीछे भी मंत्रिमंडल ही जिम्मेदार होती है। जहाँ तक बात है किसी देश के साथ पॉलिसी निर्धारित करने की या किसी के देश के साथ समझौता करने की, संधि करने की, वार्ता करने की, तो वह सारे निर्णय जो होता है वह कहीं ना कहीं वह इनसे प्रभावित होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यह अभी तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर कार्य में जो है मंत्रिमंडल जो है निर्णय कर रही है, लेकिन क्या मंत्रिमंडल स्वयं सारा कुछ ऐसे बिना दूसरे को अनदेखा किए हुए कार्य कर सकती है और भी तो उसके अंतर्गत मंत्री हैं? तो नहीं, कदापि नहीं ऐसा होता है। हाँ, चूंकि उनके पास पावर ज़्यादा होता है तो उनकी बातें मानने के लिए जो है लोग होते हैं वह बाध्य होते हैं, और लेकिन फिर भी वह समन्वय बना करके चलते हैं, सबकी बात सुनी जाती है और सबकी राय भी ली जाती है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है मंत्रिमंडल का कि वह सबको समन्वय बना करके जो है अपना कार्य करें। जो आदेश दे वह सबको मानने की भी आवश्यकता होती है। अगर कोई आदेश अगर आपका जो है अधीनस्थ अगर नहीं मानता है तो उस आदेश की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। तो देखिएगा आप लोग कि जो सीनियर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वह ऐसे ही आदेश देते हैं जो अनुपालन के योग्य हो और उस पर कार्य भी सहजतापूर्वक कर रहे हों लोग। ठीक है, तो समन्वय बनाने का कार्य भी जो है मंत्रिमंडल करती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य भी जो है बहुत सारे कार्य हैं इसके अंदर, चाहे बजट पेश करना हो या जो है टैक्सेस का जो है बंटवारा करने की बात हो, जो आप दोनों का केंद्र और राज्यों के जो है वित्तीय संबंध निर्धारित करने की बात हो, सब में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से ये होता है, लिखित उन्हीं के नाम से होता है, लेकिन इन सिफारिश के पीछे जो है वह कहीं ना कहीं इनका हाथ होता है। ठीक है, अन्य कार्य के रूप में भी जो है हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो अध्यादेश जारी होता है, आप लोग देखे होंगे पिछली कक्षा में भी मैं बताया हूं कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और वह अध्यादेश तब अधिनियम के रूप में बनता है जब उस पर जो लोकसभा नहीं गठित होती है उस पर वह अपनी सहमति दे देता है, लेकिन वह लोकसभा गठित नहीं होने तक वह उसी प्रकार कार्य करता है जैसे कि एक अधिनियम कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क हैं जो कार्य होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं लोकसभा और जो मंत्रिमंडल है उनके संबंधों के बारे में हम लोग
जिक्र करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा अंत की ओर पहुंच रहे हैं और बहुत जल्द ही यह आपको मैं रिलीज करने वाला हूं। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वह लाया जाता है सदन में। कब लाया जाता है? जब विपक्ष को ऐसा लगे कि जो है जो सत्ता पक्ष है उसके पास पर्याप्त बहुमत अब नहीं रह गया है, उनके लोग हमारे तरफ मिल गए हैं या उनका बाइकआउट कर रहे हैं, उनको जो है बहिष्कार कर रहे हैं, उनसे मिले हुए अब नहीं है, तो वह यह प्रस्ताव लाता है और इस स्थिति में जब वह पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। लेकिन जो है यह पास कराना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वह नहीं चाहते हैं कि हमारी जो है सरकार गिरे, लेकिन यह इस तरह की व्यवस्था हमारे के यहाँ है। ठीक है, देखिए अब प्रश्न की जो बात है, क्वेश्चन आर की जो बात है, पहला घंटा हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं कि पहला घंटा जो है वह क्वेश्चन आर के रूप में होता है और इसके माध्यम से जो है वह मंत्रीगण जो होते हैं वह उत्तरदायी होते हैं, वह वहीं पर जवाब दे सकते हैं, वो मौखिक जवाब दे सकते हैं या लिखित जवाब दे सकते हैं, और उस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुपूरक प्रश्न भी जो है वह बच्चों पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार जो है मंत्रिमंडल पर जो है नियंत्रण रखा जाता है। निंदा प्रस्ताव के जरिए भी जो है वह नियंत्रण करती है। अब देखिए काम रोको प्रस्ताव क्या है? काम रोको प्रस्ताव के अंतर्गत जो है वह जब कोई सत्र चल रहा होता है सामान्य स्थिति में और वह कार्य कर रहा होता है, उस केस में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो सदन के पटल पर रखा जाना अनिवार्य होता है, तो वह प्रस्ताव लाने के लिए काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है और उस चर्चा पर जो है छोड़ते हुए जो वर्तमान की जो समस्या उत्पन्न हुई है उस पर चर्चा कराने की बात की जाती है। और अभी आप लोग देखे भी होंगे जो आपका कृषि विधेयक जो आया है उसको लेकर के कई बार इस तरह की चीज़ें आप टीवी चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार देखने को आप लोग को मिला होगा कि इस तरह की चीज़ें होते रही हैं। ठीक है, अब बजट में कटौती जो होता है यह भी कार्य कर करके मंत्रिमंडल के सख्ते पर नियंत्रण रखा जाता है। 1 रुपये की भी कटौती जो होती है वह की जाती है और ऐसा हमारे यहाँ प्रोविज़न है भी, लेकिन 1 रुपये की कटौती भी जो है वह कहीं ना कहीं उसके सम्मान के प्रति जो है वह ठेस लगती है कि 1 रुपया का ही कटौती किया गया, लेकिन वह कटौती भी मान्य जो है सरकार नहीं करती है और नहीं चाहती है कि कोई कटौती उस पर हो, प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो है संसद कमेटी बना करके उसके कार्यों का जांच भी करा सकती है। उसके अलावा अन्य और भी प्रस्ताव जो है वह ला करके उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ तक थी। उसके बाद कुछ लास्ट में जो बात है वह कैसे जो है मंत्रिमंडल जो है आज की तारीख में तानाशाही रूप धारण करते हुए दिखता है जब कभी, वह उसके संबंध में कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे दलगत अनुशासन की भावना जो है, जो पार्टी की जो अनुशासन होती है उसको मानने के लिए सभी सदस्य जो होते हैं वह बाध्य होते हैं और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो होता है उनका पर्सनल भी उसमें इंटरेस्ट होता है। वह पद पर तभी तक बने रहते हैं जब तक वह पार्टी के निर्देशों को पालन करते हैं। जैसे ही वह उसका बाइकआउट करते हैं तो वह दल बदल अधिनियम के अंतर्गत जो है आ जाते हैं और उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार जो है वह तानाशाह होते दिखते हैं। अब मंत्रियों का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है उसके कारण भी जो है लोग एक होकर के कार्य करते हैं और उनमें यूनिटी बहुत होती है। ठीक है ना, तो यह उनको जो है आपको ज़्यादा पावरफुल बनाता हुआ दिखता है। ठीक है, अब समय की थोड़ा कमी भी है। संसद को जो है वह बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन वह करता क्या है कि बहुत सारे कार्य जो है अपने मंत्रिमंडल को दे देता है। कुछ कार्यपालिका शक्ति जो उनको मिलता है, कुछ आपके विधायिका शक्ति उनको मिल जाती है। इस प्रकार जो है वह संसद के जो है सहयोग के रूप में कार्य करते करते उसका बहुत सी चीज़ों पर उसका अधिकार हो जाता है और वह उससे अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वह अपना वहाँ पर धाक जो है जमा लेता है समय की कमी के कारण भी। ठीक है, अब संसद को भंग करने की जो शक्ति है मंत्रिमंडल की, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके कारण यह कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर भंग कर दिया जाएगा तो फिर से इलेक्शन कराना होगा, फिर से सारी व्यवस्था लानी होगी। तो इस प्रकार हम लोग जो है देखते क्या हैं कि यह कहीं ना कहीं उस पर जो है तानाशाही टाइप का जो है वह रूप लेता जा रहा है। ठीक है,
बहुमत के सदस्यों की इच्छा, यह भी वही चीज़ है, क्योंकि बहुमत जहां होती है वही सरकार बनती है, और बहुमत जिस तरफ होती है निश्चित रूप से बात उनकी मानी जाती है, और दूसरे पक्ष जो होता है वह उनको हटाने का प्रयास करता है। लेकिन जो सत्ता में लोग होते हैं वह चाहते हैं कि हम उस पर बने रहें, उससे ना हो अलग, ताकि उनका जो लाभ मिल रहा होता है, जो व्यवस्था उनको मिल रही होती है, जो सुरक्षा मिल रहा होता है, जो सुविधाएं मिल रही होती है, वह उसमें किसी प्रकार की कमी और क्षति नहीं देखना चाहते हैं। तो यही चीज़ें थी जिसके अंतर्गत जो है आज की क्लास पूरी की गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास